अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस इलेक्शन में फॉर्म 45 लेकर जगह जगह घूम रही है। आपने देखा कि बलूचिस्तान में एक नौजवान उभरता है, इमरान खान का सिपाही, और उसकी मकबूलियत जो है वो दिनों के अंदर जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसका नाम फैल जाता है, और उसको तशबीह दी जाती है मुराद सईद के साथ, कि जिस तरह मुराद सईद एक यंग इमरान खान ने एक नौजवान क़यादत तैयार की, बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान से भी एक नौजवान जो है वो नजर आया। नाम है उसका सद्दाम तरीन। NA 253 से इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, और आपने सोशल मीडिया पे इनको बहुत देखा होगा कि ये अपने इलाके से जीत चुके थे, इनके पास फॉर्म 45 मौजूद थे, इन पर खुदकुश हमला भी हुआ। फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 भी 2 दफा तब्दील हुए, फॉर्म 49 पे कुछ और आया। अपनी कोयटा और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके से एक नौजवान का पाकिस्तानी सियासत में आना, ये इमरान खान की कामयाबी थी कि नौजवान जिस तरह सामने आ रहे हैं। लेकिन ये नौजवान आज इस्लामाबाद में मजबूर बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन के हाथों। इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला नहीं कर पा रहा। इनकी पिटिशन कहां तक पहुंची, ये क्या इस वक्त कर रहे हैं इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सद्दाम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आप ऊंचा बोलेंगे, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका मशकूर हूँ सबसे पहले कि आप मेरा मौक़िफ़ जो वहाँ मज़लूम आवाम का मौक़िफ़ है, मुझे जो मैंडेट मिला है वो आगे पहुँचा रहे हैं। अच्छा सद्दाम, कुछ थोड़ा सा अपने मुतालिक बताएं। हमने देखा कि आपने कोयटा में आप DROs को ROs को लेके आपने एक भरपूर धरना भी दिया, एहतजाज भी किया। इलेक्शन के हवाले से बताएं, आपका क्या मुद्दा, क्या इलेक्शन आप वहाँ पे जिस तरह पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है उस तरह आप जीत चुके हैं, आपका क्या मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि वहाँ फॉर्म 45 के मुताबिक और जो असल अवामी मैंडेट है उसके मुताबिक मैं विन कर चुका हूँ। लेकिन वहाँ इतना जुल्म मेरे साथ किया गया कि वहाँ फर्स्ट नंबर तो फर्स्ट है, सेकंड पे भी मुझे नहीं रखा। फॉर्म 47 में जो 10 तारीख को जारी होता है उसमें मुझे 5th नंबर पे रखा है। दूसरा फॉर्म 47 जारी होता है 17 तारीख को, उसमें भी मुझे अपनी जगह पे रखा है, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट है उसे 10 तारीख को 46 शो किया गया है, और जो 17 तारीख को फॉर्म 47 दोबारा जारी हुआ है उसमें 51 शो किया गया है, और जो 49 जारी किया है 18 तारीख को उसमें 54,000 से अबव शो किया गया है। इस तरह जिस तरह फॉर्म 47 में 2 नंबरी की गई है, या 49 में, 48 में भी यही सूरत हाल है, और 45 में भी यही सूरत हाल है। डेरा बुगटी और कोलू में कुछ पोलिंग में इतनी धांधली की गई है, और लेडी में अगर वो फॉर्म 45 वाकई में कानून के मुताबिक उसे स्कैन किए जाए, उसमें आपको हाथों के अंगूठे नहीं मिलेंगे, उसमें आपको पैरों के अंगूठे मिलेंगे। वो इसलिए कि क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि वो कितना गलत काम करने जा रहे हैं, ताकि कल उन्हें कानून में भी गिरफ्त में न लाया जा सके जो वो सब कुछ कर रहे थे। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नौजवान इस मुल्क की खिदमत करें, इस मुल्क के परचम को सरबुलंद करें, यहाँ के अवाम जो है उनके मसाइल को हल करें। आज आप अपने मुल्क की बेरोज़गारी देख लें, एजुकेशन की रेशो देख लें, हेल्थ देख लें, कोई भी डिपार्टमेंटल जितने इदारे हैं आपके, किसी में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा मुल्क आगे जा रहा है या हमारा इदारा आगे जा रहा है। इसमें कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर हमारा अपना है। हमारा अपना कसूर इसलिए है कि हमारे साथ कोई बैनुल अक़वामी तौर पे बाहर से कोई डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, साइफर के ज़रिए उन्होंने जो किया, लेकिन उसमें इस्तेमाल तो हम हो रहे हैं ना। अगर हम ज़्यादा जज्बात में कोई बात कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे अपनों से ज़्यादा गिला होता है। अपनों से अगर वो कोई भी आपके साथ ज़्यादती करते हैं तो ज़्यादा जज्बा आपको आता है। और दूसरा, जब आप दीवार पे गेंद मारते हैं ना तो गेंद वापस आनी है। ये तो नहीं हो सकता है कि आप गेंद मार के किसी और चीज़ का इंतज़ार करें, या आप 150 किलोमीटर रफ्तार से फेंके और इंतज़ार ये करें कि 5 किलोमीटर रफ्तार से ही आएगी। अभी सद्दाम, मुझे ये बताइए कि अभी आपने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी है अपने फॉर्म 45 को लेके? जी, मैंने इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर की है। उसमें मेरे वकील जो है वो शेर अफजल मरवत साहब है। उम्मीद ये है कि अगर कोई कानून हुआ तो मुझे मेरा हक मिल जाएगा, वगरना इस मुल्क में जो चल रहा है वो सिर्फ एक सदाम के साथ नहीं, इस मुल्क के सबसे बड़ी जमात जो है सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लीडर जो उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी इस वक्त इस दौर में कर रहे हैं, उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे साथ भी वही होना है। लेकिन ये है कि हम जमहूरी कारकुन हैं, हमारे पास जो लीगली रास्ता है या जमहूरी तरीके से हम जो एहतजाज कर सकते हैं वो हमने अपनाना है। अच्छा, आप बिल्कुल माशाल्लाह नौजवान हैं। ये आपकी जो फुटेज आई जब आपने वहाँ पे धरना दिया, एहतजाज किया, तो आप फॉर्म 45 लेके नीचे बैठे हुए थे, वहाँ पे आपके सामने पुलिस भी मौजूद थी, DROs भी मौजूद थे, RO भी मौजूद था, वहाँ पे उनका क्या मौकफ था उस वक्त? वो मौक़िफ़ वीडियो आप सबके सामने है। आप इस वक्त भी मेरे अकाउंट में भी देख सकते हैं, मज़ीद जितने अकाउंट है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि DRO की खामोशी इस बात की वजाहत है कि मैं विन कर चुका हूँ। मैं उनके सामने उनके जो सरकारी
फॉर्म 45 है वो मैंने उनके सामने रखे। जिस कैंडिडेट को विन किया है उसे 350 पोलिंग में 3000 वोट पड़े, कुल टोटल मेरे 406 पोलिंग है इस हल्के में। 46 पोलिंग में जिसे हमारे इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 28 में सेंसिटिव डिक्लेयर किया है, मैंने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने किया है, वहाँ जो सिक्योरिटी इश्यूज है उसकी वजह से वहाँ इन्होंने टर्न आउट 90% दिखाया है, और जो सिक्योर इलाके हैं यानी सिटी के एरिए हैं उसके आसपास के मुजाफात है वहाँ टर्न आउट जो है 40% है। तो इन्होंने मुकम्मल धांधली की और पोलिंग भी नहीं चलाया है। बास पोलिंग तो इस तरह है कि वहाँ प्रेजाइडिंग अफसर की वीडियो में अभी भी आपको दिखा सकता हूँ कि प्रेजाइडिंग अफसर खुद खड़ा होकर टप्पे लगा रहा है, उसका नाम भी पता है, उसके घर का भी पता है, उसके पोलिंग का भी पता है, वो पोलिंग नंबर कौन सा है, उस पोलिंग का नाम क्या है, लेकिन यहाँ निज़ाम के अंदर जो चल रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा है, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे अपने मुतालिक बताएं, आप पर खुदकुश हमला भी हुआ, आप जेल भी गए, वो जरा उस हवाले से लोगों को बताएं। जेल मुझे 7 फरवरी को हरनई से गिरफ्तार किया 7 फरवरी 2023। वहाँ हमने एक एक्शन कमेटी बनाई थी, मैं उसका चेयरमैन था, दीगर सियासी जमातों के जितने कारकुनान थे वो भी अपने साथ मिला के मैं एज ए PTI प्रेसिडेंट वहाँ उस कमेटी का चेयरमैन था, उस तमाम प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था जो इलाकाई इश्यूज़ के लिए हमने बनाई थी। तो हकाइक पे बात करने के बाद हमें 3 MPO में मत जेल बंद किया गया, 1 महीने में वहीं पड़ा रहा। 1 महीने के बाद हाई कोर्ट की तरफ से हमें रिलीफ मिला, वहाँ से हमें ये फैसला जारी किया गया कि हमें आप रिलीज़ कर दें। उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। तो घर आके पता चला कि मेरे जेल में मौजूदगी में, जब मैं जेल में था, मेरे घर पे एक डाका डाला गया, जो मेरे घर में मेरा कीमती सामान था या जो मेरी ज़ईफ़ वालदा थी उसे डराया धमकाया गया। शक्ल तो डकैती की दी गई लेकिन मुझे कुछ और लगा, जिस तरह इस मुल्क में हो रहा है मुझे वही लगा। तो इसी तरह जो आप इलेक्शन में हमले का बता रहे हैं वो खुदकश हमला, तो सरकार ने कहा था कि आप कैंपेन ना चलाएं, डिप्टी कमिश्नर्स ने कहा था आपके ऊपर खुदकश हमले का खतरा है, लेकिन खुदकश हमला तो ना हुआ। मैं कोलू भी गया, सिब्बी गया। सिब्बी में जब मैंने अपनी रैली की, रैली के बाद जब हम वापसी में आ रहे थे तो मेरे ख्याल से एक बाइक में इन्होंने रिमोट कंट्रोल कोई बम, कोई मवाद इस तरह बारूदी रखा हुआ था। 5 सेकंड का कोई गैप था, पीछे से धमाका हुआ, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी नहीं बख्शनी थी, मैं ज़िंदा बच गया। बाकी मेरे 4 साथी जो सिब्बी के लोकल थे, बाशिंदे थे, वहाँ के नौजवान थे, वो शहीद हो गए, 5 ज़ख्मी हो गए। इलेक्शन वाले दिन इसी तरह हमारे साथ हुआ, हमारा एक साथी शहीद किया गया। एक तरफ हुकूमत जो है वो मुझे सरकारी लेटर भेज रही थी थ्रेट्स के कि आपके ऊपर ख़तरा है, दूसरी तरफ वही हुकूमत, वही DRO, वही RO, वही डिप्टी कमिश्नर उन्हें बार बार लीगली जो एक तरीका होता है, मैंने उन्हें दरख्वास्त दी कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे ख़तरा है, मैं एक कैंडिडेट भी हूँ, NA पे मैं उम्मीदवार हूँ, लेकिन इसके बावजूद न मुझे कोई सिक्योरिटी दी गई। यानी लग ऐसा रहा है कि एक तरफ से ये थ्रेट्स का बता रहे हैं और दूसरी तरफ से ये खुद हमें मौत के कुएं में फेंकना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो चीदा जो आपने जिनके खिलाफ इलेक्शन जीता है वो कौन लोग हैं? मैं इलेक्शन नवाबजादा शाहजैन बुख्ती साहब और जनाब दोस्तेन डोंकी साहब और नसीर अहमद काकड़ साहब, जिन्हें ऊपर मुझसे शो किया गया है, मैं इनसे भी जीता हूँ। ये डोंकी साहब वही हैं जिनके भाई जी, निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोंकी, जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी सिबी आके वहाँ मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान किया, रोड्स दिए, ट्रांसफार्मर दिए, नाली गली, यानी उनको इस्तेमाल करके अपने भाई को जितवाने के लिए एक रिगिंग का वो रास्ता भी था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके बावजूद अवाम ने जो है खुल के वोट दिया, सपोर्ट दिया। मैं कोई जागीरदार या कोई सरमाएदार या कोई 22 ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि मैं अपना और अपने फैमिली का अच्छा सा गुजारा कर लेता हूँ। इसके बावजूद मुझे अवाम ने इतनी सपोर्ट दी। मेरे पास जो गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी भी मेरी ज़ाती गाड़ी नहीं थी। मेरे पास जो पैसे थे, 1 रुपया भी मैं अपने घर से नहीं लाया था। झंडों से लेके, फेनाफ्लेक्स से लेके, गाड़ियों से लेके जो सपोर्ट थी वो टोटली आम लोगों ने किए। वो भी इस तरह के लोगों ने नहीं किए कि कोई 22 ख़ानदान का शख्स उठ के मुझे सपोर्ट कर रहा था। वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो इस मुल्क में चेंज चाहते हैं, इस निज़ाम को तब्दील होता हुआ देखना चाहते हैं। वो सिर्फ एक जमात कर सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंजीम जो बनी थी उसका मकसद ही यही था 1996 को बनाने का कि इस मुल्क में जो स्टेटस को का निज़ाम है, जो मोरूसी सियासत है, जो नस्ल दर नस्ल कुछ ख़ानदान आपके मरकज़ से लेके आपके सूबे तक, आपके हलकों तक हुक्मरानी कर रहे थे, इस निज़ाम को तोड़ना था। ये तो रियलिटी के मुताबिक इमरान खान और उसकी तंजीम इसको तोड़ चुकी है, लेकिन अफसोस हो रहा है कि इस मुल्क के बेहतरी के लिए कुछ पसे पर्दा या सरेआम कुछ ताकतवर हल्के ये नहीं चाहते हैं कि इस निज़ाम को तोड़ा जाए, क्योंकि ये निज़ाम उनके लिए सूटेबल है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि हमने देखा कि पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
اور عمران خان کا نام چلا. ہم نے دیکھا کہ کے پی کے پورا کلین سویپ کیا, کراچی میں عمران خان تھے. مجھے ہمیں بلوچستان کے حوالے سے بتائیں کہ اوور آل بلوچستان میں عمران خان کی کال پہ کتنے لوگ باہر آئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ ایگزسٹنس جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے؟ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں, بلوچستان میں 15 دسمبر کو ایک ورکر کنونشن ہوا, وہ مجھ جیسے عام ورکر نے کیا تھا, کوئی کسی بڑے الیکٹیبل نے نہیں کیا تھا. اس میں ہمارے مہمان خاص جو تھے وہ شیر افضل مروت صاحب تھے, لیکن انہیں لاہور میں گرفتار کیا گیا. بعد میں شعیب شاہین آئے تو انہیں بھی دوبارہ کوئٹہ ایئرپورٹ سے اسلام آباد بھیج دیا گیا, انہیں بھی ہمارے پاس نہیں چھوڑا. مکمل جس دن ہم کنونشن کر رہے تھے, ضلع ارنائی کے 4 راستے ہیں, 4 کے 4 راستوں پہ چیک پوسٹ بنا کے جتنے آنے والے افراد تھے جلسے میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے کنونشن میں, انہیں روکا گیا, باقاعدہ فائرنگ کی گئی اور میرے اوپر اسی دن ایف آئی آر بھی لانچ کی گئی. ابھی تک میں اس کی پیشیاں بھگت رہا ہوں. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہاں ایک اتنا زبردست کنونشن ہوا کہ بلوچستان کے تاریخ میں اتنا بڑا کنونشن ضلع ہرنائی میں یا کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوا ہے. یہ کوئی میں ایسے نہیں کہ ہوائی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, تمام ریکارڈ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. جس دن ہم نے یہ کنونشن کیا, انٹرنیشنلی ایک ٹرینڈ بن گیا بلوچستان کا نام اور عمران خان اور ضلع ارنائی کا نام, کیونکہ وہ کراؤڈ ہی اتنا تھا, کراؤڈ فل پروگرام تھا. اور آپ اس الیکشن سے ہی اندازہ اٹھا لیں کہ مجھ جیسا عام ورکر, ایک نوجوان, وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو شکست دے رہا ہے. یہ میرا کمال تو نہیں ہے, ٹھیک ہے میں اپنی محنت کر رہا ہوں, میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں, لیکن یہ ایک نظریہ ہے, ایک ویژن ہے, اس کی کامیابی تھی جس کے لیے عمران خان نے اپنے 26 سال. اچھا آخری سوال, آپ کی ایک سیٹ ہے جس پہ فارم 45 کا مسئلہ بلوچستان میں, یا پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی سیٹس جو ہیں وہ فارم 45 کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے لے لی گئی ہیں؟ ہے, اور سیٹیں بھی ہے, صوبائی بھی ہے, کچھ ہلکے کوئٹہ کے سٹی کے, اور قومی اسمبلی کا NA 263 جو ہمارے سالار خان کاکڑ صوبائی جنرل سیکرٹری ہے, عوام نے بہت زیادہ سپورٹ دی, ووٹ دیا, وہ بھی ونر ہے. اس کے ساتھ ساتھ سردار بابر موسیٰ خیل جو لورلائی کے ڈسٹرکٹ میں یہ سیٹ آتی ہے, قومی اسمبلی کی سیٹ ہے, وہ بھی ہم جیتے تھے. باقاعدہ نیوز چینل پہ بھی چل چکا تھا, ان کے 50,000 ووٹ تھے, اور جو ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے یعقوب ناصر, ان کے ووٹ جو تھے وہ 24 یا 25,000 تھے. لیکن 2 بجے جو طاقتور حلقوں کی طرف سے پیغامات بھجوائے گئے, یک دم سے پورے ملک کے نتائج چینج کیے گئے. آپ پنڈی کی مثال لے لیں, یہاں کا کمشنر خود کہہ چکا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے. آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں, کیونکہ آپ لوگ یہاں اسلام آباد میں اس دن موجود تھے. جو یہاں ہوا ہے اس سے زیادہ بلوچستان اور دیگر علاقوں. کل پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں آپ نیشنل پریس کلب میں؟ جی انشاءاللہ ارادہ ہے, کل اللہ پاک زندگی بخشے, کل انشاءاللہ 2 بجے 3 بجے کے قریب ہم. آپ کا بہت بہت شکریہ صدام. تھینک یو, شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ ہماری آواز آگے پہنچا رہے ہیں, بڑی مہربانی.